हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और साथ ही साथ कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं हम उसको डिटेल में समझेंगे। जैसे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, कॉस्ट अपोर्चमेंट क्या होता है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसकी बात भी हम डिटेल में करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। चैनल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ तो आपको इस चैनल पर क्लास 11th 12th BCom BBA के जो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सारी ही प्लेलिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो जो यहाँ पे इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें, सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जर्नल अकाउंटिंग इन विच डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज are maintained in such a way as to obtain detailed information about total cost and per unit cost and guidance for the analysis and control of cost। देखिए बच्चा, आप सबको पता है जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, लागत आती है, पैसे खर्च किए जाते हैं वहाँ पर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसके थ्रू आप चीज़ों को डिटेल में एक सिस्टमैटिक मैनर्स में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट से रिलेटेड होती है, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में शो की जाती है। और साथ ही साथ ये फाइंड आउट किया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया गया है, उसकी पर्टिकुलर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई है और टोटल प्रोडक्शन पे कॉस्ट कितनी आई है। ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू असरटेन की जाती हैं, मीन्स निर्धारित की जाती हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है और ये एनालाइज किया जाता है फ्यूचर के लिए कि आपको गाइडेंस मिल पाता है कि क्या कॉस्ट जो भी आई है प्रोडक्शन पे वो सही है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है बच्चा, तो ये है आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक अकाउंटिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, चाहे वो सर्विसेज आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हों या किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हों, ठीक है, तो उस पर जो भी खर्चा किया गया है, जो भी लागत आई है, उसको डिटेल में जानना, पूरी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो यहाँ पर लिखना, ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है बच्चे, अभी हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू वॉल्टर डब्ल्यू बिग की बात होगी यहाँ पर, जो एक फेमस अकाउंटेंट है, उन्होंने जो बात कही हम उसकी बात करें। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोविज़न ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज विल इनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट यूनिट to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same to disclose exactly how such cost is constituted। देखिए बच्चा, जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? एक प्रोविज़न है, एक प्रावधान है जो कि क्लासीफाई करता है और चीज़ों को एनालाइज करता है कि जो भी खर्चा हुआ है, मीन जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, उसकी पर्टिकुलर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, उसको क्लासीफाई करता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट आएगी ना। इसकी इंक पे अलग कॉस्ट है, इंक के लिए आपने खर्चा किया होगा, इसका ये जो अपर बॉडी पार्ट है इस पे खर्चा किया होगा, इसके लिए लेबर चार्जेस दिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी लगा होगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट जो भी इस यूनिट की कॉस्ट है उसको क्लासीफाई करना, ठीक है, ये अकाउंटेंसी का काम होता है। साथ ही साथ एक एक्यूरेट वैल्यू प्रेजेंट करना, रिजनेबल प्राइस प्रेजेंट करना कि हाँ इसको बनाने में 2 रुपये कॉस्ट आई है तो फ्यूचर में आप इसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है, 1 रुपये अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके आप इसको 3 रुपये में, 4 रुपये में, मीन्स जितने रुपये में बेचना चाहें आप उसको बेच सकते हैं। तो ये जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चे, प्रोडक्ट की पर्टिकुलर यूनिट की जो भी कॉस्ट होती है उसको असर्टेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये
डब्ल्यू बिग के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू राइटर जो भी आप डेफिनेशंस देते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती हैं, तो ये मतलब अच्छी बात होती है मार्क्स गेन करने के लिए। और डेफिनेशन हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए बच्चा, कॉस्ट को निर्धारित करने का एक प्रोसेस है या एक टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को निर्धारित कर पाते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस, एक टेक्निक है, उसको फॉलो करते हुए आप जान पाते हैं कि जैसे इस पेन का प्रोडक्शन हुआ तो इस पर कितनी लागत आई है, कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है। तो ये इनकी मीनिंग है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स में जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं, लाइक जैसे कॉस्ट है तो कॉस्ट की क्या मीनिंग होती है हम इसको डिटेल में समझेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन हैज़ डिफाइंड द टर्म कॉस्ट एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। तो इन्होंने नाउन और वर्ब दोनों की तरह से इन्होंने इसको डिफाइन किया, तो वो देख लेते हैं। तो एज अ नाउन इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर समझ रहे हैं, जो भी खर्चा किया गया है, जो भी पैसे खर्च किए गए हैं तो उस पर कितना पैसा आया है। अमाउंट समझ रहे हैं कि उसमें जैसे मान लीजिए 20 रुपये खर्च हुए, तो वो कैसे और कहाँ पर इंकर्ड होते हैं, ठीक है। सो इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। थिंग और एक्टिविटी का मतलब है जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, जैसे इस थिंग का मीन्स इस पेन की बात करें तो इसका प्रोडक्शन हुआ तो इस पर कितना खर्चा हुआ, इसके अमाउंट को डिफाइन करना, ये कॉस्ट है। अगर हम इसकी कॉस्ट बोलेंगे कि 20 रुपये कॉस्ट है तो आपने इसको एज अ नाउन डिफाइन किया ना, ठीक है, कि 20 रुपये क्या है, कॉस्ट है। अब वर्ब की बात करें हम तो एज अ वर्ब इट मीन्स टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। तो यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है नाउन एंड वर्ब में। आपको पता है, आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। एक पर्टिकुलर आप जब किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो आप उसको नाउन बोल देते हैं, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट एज अ नाउन भी है, जो कि एक पर्टिकुलर थिंग की स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को बताता है, उस पर कितना अमाउंट खर्च किया गया है। वैसे ही उसको, इस पेन को अब बनाने में, ठीक है ना, आपने इसको बनाने के लिए 20 रुपये खर्च किए, तो इसी चीज़ को इस एक्टिविटीज़ पे कितना खर्चा आया उसको बता रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट इज़ अ मेजरमेंट इन मोनेटरी टर्म्स। तो कॉस्ट क्या होता है बच्चा, मोनेटरी टर्म समझते हैं। मोनेटरी टर्म्स दैट मीन्स कि मनी के टर्म में, पैसे में। अब जैसे कि कोई कह दे कि इस पेन को बनाने में मुझे 1 घंटा लगा, तो कोई मतलब नहीं हो ना 1 घंटा लगा, क्योंकि आप अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं जब वो मोनेटरी फॉर्म में होते हैं, पैसे में होते हैं। जैसे आपने बताया कि इस पेन को बनाने में 2 रुपये लगे, तो आप इजीली बता पाए ना, तो वो मोनेटरी टर्म्स में डिफाइन करता है। टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। तो ये उस अमाउंट को बताएगा जिन भी रिसोर्सेस के थ्रू, जहाँ पर भी जिस भी पर्पस से प्रोडक्शन किया गया है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, उसकी कॉस्ट को बताता है, ठीक है। आगे और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। बच्चा, कॉस्टिंग क्या होती है, जैसे ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि इसके इंक पे इतने रुपए खर्च हुए, इसके अपर बॉडी पार्ट पे इतना खर्च हुआ, इसके कलरिंग पे इतना खर्च हुआ, इसकी प्रिंट पे इतना खर्च हुआ, ठीक है। तो अब उसको जब जोड़ते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है ना, उसी को आप बोलते हैं कॉस्टिंग। सो द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट इज नॉन एज कॉस्टिंग, ठीक है बच्चा। एंड देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट सच एज हिस्टोरिकल और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक्सेट्रा। आपको इस पर पहले भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वो वीडियोस पुराने हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा फिर से इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे कि ये सारी कॉस्टिंग क्या होती हैं, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। तो चैनल के साथ आप बने रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट एलोकेशन की। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है बच्चा कि पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोडक्शन कंपनी है, फर्म है, जो कि इलेक्ट्रिक गुड्स बनाती है, टीवी बना रही है, वो फ्रिज बना रही है, ठीक है, कंप्यूटर बना रही है, इस तरह से। तो अब जो फ्रिज पे खर्चा आ रहा है, तो फ्रिज का जो डिपार्टमेंट है वो वहीं पर उसको एलोकेट करना, उसके खर्चे को, ये होता है कॉस्ट एलोकेशन बच्चा, ठीक है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना कि एक जगह ना होकर के सब जगह चल रहे होते हैं, जैसे कि बिजली का खर्चा। अब वो पूरा मतलब फैक्ट्री एक ही है, वहीं पे सबका
प्रोडक्शन किया जा रहा है तो बिजली का जो बिल है ना वो सबका एक साथ आता है। लेकिन आप चाहें तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जहाँ पे फ्रिज का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे उसका एक सब मीटर लगा दीजिए, अलग से मीटर लगा दीजिए उसके लिए। कंप्यूटर के पास अलग मीटर लगाइए कि कंप्यूटर को बनाने में कितनी ज़्यादा बिजली खर्च हो रही है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट एलोकेशन। अभी इसको डिटेल में यहाँ पर देख लीजिए, समझा दिया, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। एलोकेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई कॉस्ट आइटम्स आर चार्ज डायरेक्ट टू कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर जैसे मान लीजिए फ्रिज वाला जो डिपार्टमेंट है, तो आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो फ्रिज डिपार्टमेंट हो गया ना, कि आपने फ्रिज की कॉस्ट को फाइंड आउट किया। ठीक है, दैट इज़ अ कॉस्ट कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विथ अ डिपार्टमेंट, दैट कॉस्ट इज एलोकेटेड टू दैट डिपार्टमेंट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, अलग अलग मीटर लगा सकते हैं। जहाँ पे फ्रिज का प्रोडक्शन हो रहा है, आपने क्या किया, फ्रिज के डिपार्टमेंट में लगा दिया मीटर, तो वो सिर्फ उसी का दिखाएगा। ठीक है ना, कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है। और कंप्यूटर बनाया आपने तो वहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। अभी आगे कुछ और पॉइंट्स है वो भी देखते हैं करेंगे। कॉस्ट अपोर्शमेंट क्या होता है? देखिए बच्चा, कॉस्ट अपोर्शमेंट का यहाँ पर मतलब होता है प्रपोर्शन में, कोई किसी भी कॉस्ट को एक प्रपोर्शन में बताना। जैसे कि उस फैक्ट्री का आप पूरा रेंट दे रहे होंगे, जिस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक गुड्स बनाए जा रहे हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, आपकी मोबाइल हो गए, ठीक, सब एक ही जगह बनाए जा रहे हैं, एक ही फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। तो अब वहाँ पे, अब फैक्ट्री तो एक ही है, जगह तो एक ही है, लेकिन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग बटा हुआ है, तो उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड कर। जैसे कि मान लीजिए कि 1/3 पोर्शन ऑफ एरिया फ्रिज डिपार्टमेंट ने ले लिया है, फिर कुछ एरिया किसने ले लिया, आपके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ले लिया। इस तरीके से कॉस्ट को आपको क्या करना होता है, अपोर्शमेंट करना होता है एरिया वाइज। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रपोर्शन डिसाइडेड हो जाता है कि इतने प्रपोर्शन में है। अब मान लीजिए कोई मैनेजर है जो पूरी फैक्ट्री को मैनेज करते हैं, तो अब फैक्ट्री मैनेज करते हैं, दैट मीन्स कि वो फ्रिज डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, मोबाइल को भी देख रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो अब उनकी सैलरी को कैसे आप अपोर्शमेंट में बांटेंगे, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपोर्शमेंट में हम बांटते हैं। तो उसके उनका जो भी मैनेजर का जो जितना टाइम जहाँ पर वो कंज्यूम कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, उसके प्रपोर्शन में ही फाइंड आउट की जाएगी कॉस्ट। ठीक है बच्चे, समझ गए। सो अपोर्शमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अमंग 2 और मोर कॉस्ट सेंटर्स। मोर कॉस्ट सेंटर्स या फिर डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया फ्रिज डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया, मोबाइल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ऑन एस्टिमेटेड बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड लाइक रेंट। तो रेंट को एरिया वाइज उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है, सैलरी को किया जा सकता है, कौन से मैनेजर कहाँ पर कितना उनका टाइम एक्यूपाइड हो रहा है किस डिपार्टमेंट में। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। ओके, कॉस्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें बच्चा, तो कॉस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ascertaining द चार्ज ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज। सर्विसेज की पर यूनिट कॉस्ट को यहाँ पर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, दोनों को ही। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का मतलब ही यही होता है कि सारी जितना भी प्रोडक्शन पे कॉस्ट आई है उसको एब्जॉर्ब करके वो दिखाया जाता है कि कितनी लागत आई है एक यूनिट को बनाने में। कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात कर लें, सो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी ये बताता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए किन प्रिंसिपल्स को, किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है बच्चा, तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस की, साथ ही साथ उसमें कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी क्या मीनिंग होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेचर, दैट मीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, साथ ही साथ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है, किन क्षेत्रों में क्या इसका रोल होता है, ये भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
नेचर की अगर हम बात करें तो द नेचर एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज अंडर। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि हमने मीनिंग में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की। आपको पता है ना, कई टाइप्स के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप प्रिपेयर करते हैं, है ना, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, इनकम टैक्स अकाउंटिंग बनती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, बहुत टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो उन्हीं अकाउंट्स में से एक स्पेशल ब्रांच है कॉस्ट अकाउंट्स भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी कॉस्ट को यहाँ पर इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है, चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है कि कितनी कॉस्ट आई है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे, साथ ही साथ वहाँ से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है बच्चे, सेकेंड है आपका पॉइंट आर्ट एंड साइंस बोथ। आपको पता है जो अकाउंटिंग है, अगर हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आर्ट एंड साइंस वो दोनों है। क्यों है वो? इसलिए क्योंकि आप सबको पता है साइंस आपको मालूम है किस तरह से काम करता है कि एक पर्टिकुलर नियम पे काम करता है ना, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अब उन रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को कितनी बेहतरी से हम यूज़ करते हैं वो हो जाती है आर्ट। ठीक है बच्चे, तो वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रूल्स गाइडलाइंस एंड जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो काम होता है वो आर्ट एंड साइंस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है। आप सुनते होंगे कि जो ये अकाउंटेंट है ये कॉस्ट अकाउंटेंट है, पर्टिकुलर फील्ड के अकाउंटेंट है, क्योंकि अकाउंटेंट तो हर टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जैसे प्रोडक्शन या फैक्ट्री में जो पर्टिकुलर अकाउंटेंट काम कर रहे होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, जिनको कॉस्ट को कंसिडर करना आना चाहिए, हर टाइप की कॉस्ट के बारे में उन्हें डिटेल में पता होना चाहिए। तो इसको एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग को। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। देखिए बच्चा, जब आप टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें बहुत सी जो कॉस्ट होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि अगर मटेरियल यूज़ हुआ है तो उस मटेरियल पर कितनी कॉस्ट आई है, साथ ही साथ लेबर कॉस्ट कितनी आई है ना। डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा कॉस्ट आई है, कितनी लागत आई है, उन सभी को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, तभी टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। तो उन सभी का डिटर्मिनेशन यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स के साथ किया जाता है, टोटल कॉस्ट का डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट। अब कॉस्ट को कंप्यूट करना चाहते हैं आप, प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहते हैं, मीन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो होना चाहिए, तो आप उसको अप्लाई करके प्रॉफिट और कॉस्ट को इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे परसेंटेज में गिवन होती हैं चीज़ें, तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बेसिस पे आप कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं और फिर प्रॉफिट को फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, जो आपका 6 पॉइंट है वो है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होता है? जो मैनेजमेंट होता है उनके पास एक पूरा ओवरव्यू होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन या सर्विसेज पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो उसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट होता है वो ईजीली चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट आई है, अगर कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो कहाँ पर कम करना है, कहाँ पर ज़्यादा करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है तो कैसे करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ध्यान रखिएगा। और बात करें मीनिंग की, तो अगर आपको मीनिंग समझ में आ गई तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स और इंक्लूड करके इसमें लिख सकते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें यहाँ पे बच्चा, तो फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सेगमेंट्स में कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। लाइक जैसे मान लीजिए आपको पता है, आप सबसे पहले प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ। देन आप जब फैक्ट्री में आते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। ऑफिस लेवल पे जब आप जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है, आप उनको इंक्लूड करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड
फाइंड आउट किया जाता है, मीन्स टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन इसी तरह से किया जाता है। तो जो कॉस्ट है उसको डिफरेंट सेगमेंट में क्लासीफाई कर दिया जाता है कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है बच्चा। कॉस्ट रिकॉर्डिंग, अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, कि कौन सा जो कॉस्ट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लाइक ऑफिस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, फैक्ट्री से कर रहा है, सेलिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है वो। ठीक है, इस तरीके से। फिर है कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन जैसे मैंने बताया, पर्टिकुलर कॉस्ट किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसको वहीं पर एलोकेट करना, ये आपका आ जाता है। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, कॉस्ट एलोकेशन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मीनिंग जो हमने बताई है उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा। बात करते हैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन की। अब कॉस्ट को डिटर्मिन करना है कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट आई है, उसका निर्धारण करना है। तो इस क्षेत्र में भी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को डिटर्मिन करने की ही एक ब्रांच है। ठीक है बच्चा। लाइक मान लीजिए आपने इस पेन का प्रोडक्शन किया, तो आप इसकी कॉस्ट को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ें पता होंगी ना कि इसके जो बनाने में कहाँ पर कितनी कॉस्ट आई है, कितनी लेबर पे खर्चा किया गया है, कितना मटेरियल यूज़ हुआ है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आप इजीली इसको एलोकेट कर पाते हैं। फिर है कॉस्ट कंट्रोल की, कॉस्ट डिटर्मिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल की। अब आपको पता है कि जो कॉस्ट होती है उसको अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट पे कॉस्ट आ रही है उसके प्रोडक्शन पे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, आप बाकी चीज़ों को भी, जैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है, आप उसको कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, कहाँ पर कितना खर्च करना है वो आप देख पाएँ तो समझ पाएंगे। जब आप बिज़नेस फील्ड में होते हैं, जब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको पता होता है किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है और उस पर कितना खर्चा करना है और किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके बेसिस पे आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। फिर है कॉस्ट कंपैरिजन। अब जो भी आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, मीन्स जो पहले खर्चे कर चुके हैं आप और अभी जो हो रहे हैं, तो उनमें क्या कर सकते हैं आप, उनको कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट को, क्या पहले ज़्यादा आई थी या अभी ज़्यादा आई। जो क्वांटिटी होती है उनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले इतनी क्वांटिटी बनाई तो इतना खर्चा, अभी इतनी क्वांटिटी बनाई तो कितना खर्चा आ रहा है ना, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। देन है आपका कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट रिपोर्टिंग का मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे कॉस्ट की एक रिपोर्ट रेडी होती है, तो उसको यहाँ पे रिपोर्टिंग वाला काम भी होता है। तो इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का वही मतलब है यहाँ पे, जैसे कॉस्ट कंट्रोल की बात की हमने यहाँ पे, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि कहीं पर किसी भी क्षेत्र में अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। ठीक है। फिर है कॉस्ट एनालिसिस। अब यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कॉस्ट को एनालाइज करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपको एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करती है जहाँ से आप सारी कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे प्राइम कॉस्ट कितनी आई थी, वर्क्स कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, सेलिंग जो ओवरहेड्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज कर पाते हैं। कॉस्ट ऑडिट, जाहिर सी बात है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर लिए, सारी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर ली, कॉस्ट के स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट को ऑडिट किया जाता है। तो इस क्षेत्र में भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और साथ ही साथ उसका क्या स्कोप है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। तो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो कि आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी आप कॉस्टिंग करते हैं या कॉस्ट शीट्स को या जो कॉस्ट लेजर अकाउंट्स होते हैं आप उनको प्रिपेयर करते हैं, तो इनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली सारी ही कॉस्ट को जो जहाँ पे एलोकेट होगी आप वहाँ पर ही उसको कंसीडर कर पाते हैं।
ईजीली। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो वो है आपका कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू इट्स कॉस्ट। देखिए बच्चा, कॉस्ट रिलेटेड का मतलब यहाँ पर है कि कई टाइप की कॉस्ट यहाँ पर आती हैं। लाइक अगर फैक्ट्री में काम हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन का काम तो फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है तो वो फैक्ट्री बिल्डिंग का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड में ही उसको शो करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फोरमैन सैलरी की। अब फोरमैन्स की जो सैलरी होती है बच्चा, वो किसी एक यूनिट के लिए तो नहीं है ना। जैसे फोरमैन सैलरी ऑफ 1 यूनिट बोल दें ऐसे, तो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, वो कई सारी यूनिट्स उसकी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके कारण को पता लगाना कि कहाँ से कितना बिलोंग कर रहा है, और फिर उसको उसी ओवरहेड में शो करना। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू इट्स कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट को पता करके फिर उसको वहाँ पे चार्ज करना जहाँ से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आपको उसका कारण पता होगा तो आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उसको आसानी से कंसीडर कर पाएंगे, उसके सही प्लेस पे सही एलोकेट कर पाएंगे उसको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका कॉस्ट इज़ चार्ज आफ्टर इट इज़ इंकर्ड। यहाँ पर कॉस्ट को तभी चार्ज किया जाता है जब वो इंकर्ड होती है। इंकर्ड का मतलब है बच्चा कि जब आपका जो लागत है, जो पैसा खर्च किया गया है, वो हो चुका है, तभी उसको चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है, तो अभी वो बन रहा है ना, बनकर तैयार तो नहीं हुआ, और आपने क्या किया कि उसकी कॉस्ट को कंसीडर कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक कि वो प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, तभी उस कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, उसे इंकर किया जाता है। ठीक है बच्चा, उसके बाद ओके, कंप्लीट होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट बनकर रेडी हो चुका है, तो उसको यहाँ पर इंकर करते हैं। ठीक है बच्चा, फिर एबनॉर्मल कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग। यहाँ पे एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब है बच्चा, जैसे होता नहीं कि माल चोरी हो गया है ना, कुछ प्रोडक्ट चोरी हो गए या फिर जल गए, किसी भी वजह से जो एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल जो कॉस्ट आती है, जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाती है या पैसे खर्च हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो होता है उसका यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के काम में ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रोडक्शन का काम चल रहा है, कम ज़्यादा होगा तो आपको अरेंज करना ही है। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन आपको याद होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एबनॉर्मल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता था हर एक अकाउंट्स को, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक है, फिर एक पास्ट कॉस्ट आर नॉट चार्ज टू फ्यूचर पीरियड। अब पास्ट कॉस्ट का मतलब है कि वो खर्चे जो कि पहले हो चुके हैं, वो लागतें जो पहले आ चुकी हैं, ठीक है, उसको फ्यूचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मीन्स जिस भी कॉस्ट को जिस ईयर में लगाया जा रहा है, जो पैसा है वो लगाया जा रहा है, और उस पैसे से जो बेनिफिट है उसी ईयर में आ रहा है, तो उसको उसी ईयर में कंसीडर करना है, आपको फ्यूचर ईयर में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, दैट मीन्स जैसे कि अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम जो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, जो एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं, अपने बिज़नेस का जो प्रचार प्रसार करवाते हैं, उसमें जो खर्चे आते हैं मैम, वो तो फ्यूचर में भी काम आता है ना। एक बार खर्चा किया फिर वो चलता रहता है लंबे समय तक, तो उस फ्यूचर पीरियड्स में भी वो प्रॉफिट आपको देता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो हाँ, तो उस एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस को उसी पर्टिकुलर ईयर में ही कंसीडर किया जाएगा। हर साल जितना बेनिफिट उससे वहाँ से मिलता रहेगा, उसकी कॉस्ट को कंसीडर करते जाएंगे बच्चे। तो ऐसे हम एक्सपेंसेस को बोलते हैं क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो आप, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि आज भी काम दे रहे हैं और कल आने वाले फ्यूचर पीरियड्स में भी काम देते रहेंगे। ओके, लेकिन अगर हम कॉस्ट की पर्टिकुलर बात करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो क्या होता है कि उस प्रोडक्शन की जो पास्ट कॉस्ट होगी उसको फ्यूचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो जिस ईयर में उसका जितना बेनिफिट मिलेगा, उसकी जो कॉस्ट बनेगी, उसको उस साल बस कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म हैज़ नो प्लेस इन कॉस्टिंग। आपको कंजर्वेटिज्म जो एक कन्वेंशंस था, आपको याद होगा
है ना। जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं क्लास 11th 12th बीकॉम में भी, तो आपको प्रिंसिपल्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार उस पर फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। बहुत पहले बनाई थी वीडियो, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसको फिर से बनाएंगे, सारे कन्वेंशंस को डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की इसकी, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है बच्चे, तो आपको ध्यान होगा जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो आप देखते क्या हैं कि कौन सा प्राइस सबसे कम है, दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस, और जो आपका इनवाइस दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है, उन दोनों में से जो प्राइस कम होता है हम उस पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, देन हम उसको शो करते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में क्या होता है कि ऑलरेडी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप कॉस्ट प्राइस पर ही करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री प्रिंसिपल आपको पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, दो जगह प्रभाव उसका पड़ता ही पड़ता है। तो जब कहीं भी आप कॉस्ट लेजर अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और जब कॉस्ट शीट बनती है तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जो कॉस्ट शीट और जो स्टेटमेंट्स बनते हैं वो तो इजीली बन जाते हैं, लेकिन जो लेजर अकाउंट्स बनते हैं वहाँ पे आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट असर्टेनमेंट का यहाँ पे मतलब है बच्चा कॉस्ट का निर्धारण करना, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है, ब्रांच है, ठीक है, जहाँ से आप कॉस्ट को निर्धारित कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, कितनी लागत आई है, ओके। कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, साथ ही साथ जो वर्क एफिशिएंसी होती है वर्कर्स की उसको चेक किया जाता है। तो अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, और जो वर्कर्स हैं बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनके काम को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन दैट मीन्स कि कॉस्ट को कम करके यहाँ पे सेविंग की जो हैबिट है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉस्ट है उसको सेव किया जाए और कम से कम कॉस्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का किया जाए, ठीक है। फिर असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो भी आप डिसाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते टाइम, क्योंकि जब आप कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस, साथ ही साथ उसका प्रॉफिट भी डिफाइन करते हैं आप कि कितना प्रॉफिट आएगा इस प्रोडक्ट से हमें, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चीज़ें भी होती ही हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस का भी डिटर्मिनेशन करते हैं, दैट मीन्स कि आपने पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, फिर आपने उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया, तो प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद आपका सेल्स आ जाता है, दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो आप उसको भी डिटरमिन कर पाते हैं जब भी आप कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पता है कि आप सबसे पहले टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, देन उसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड होता है, फिर सेलिंग प्राइस आ जाती है इस तरीके से। पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या होता है कि एक आधार आपको मिल जाता है डिसीजन के लिए, जो भी बिज़नेस की पॉलिसी है उसको डिसाइड करने में कि हाँ किस तरह की बिज़नेस पॉलिसी को हमें फॉलो करना है, ठीक है, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके थ्रू। 7th पॉइंट इज कंप्लायंस टू स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो भी वैधानिक इनके नियम होते हैं उसका यहाँ पे अनुपालन किया जाता है, उसको मतलब फॉलो किया जाता है, ठीक है। जो चीज़ें भी कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाएगी उसके रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा बच्चे, ओके। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझा पाई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, देखेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। उसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, उनको स्टेप वाइज देखेंगे, डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अगर हम कॉस्टिंग मेथड्स की बात करें बच्चा, सो कॉस्टिंग मेथड्स रिफर्स टू द मेथड्स ऑफ ascertaining कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड। द कॉस्टिंग मेथड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए बच्चा, जो भी आप कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की या जो भी सर्विस रेंडर की जा रही है उसकी कॉस्ट को आप जान सकें, उसको असर्टेन कर पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ, है ना।
ठीक है, तो इसलिए हम कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, मीन्स कौन सा कॉस्टिंग मेथड हमें किस तरह के नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे करना है अप्लाई। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे वन बाय वन। तो अगर हम यहाँ पर देखें कॉस्टिंग मेथड को, तो यहाँ पर दो तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है। सो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आपका स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड एंड सेकेंड है कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है बच्चा, तो हम सबसे पहले स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स को देखेंगे। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स की यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स आर यूज्ड बाय दोज बिजनेस कंसर्न्स which take on any manufacturing activity or render services to individual customers on receipt of specific order। देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड अपने नेम से ही खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड इसको कहते ही क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपका एक इंडिविजुअल कस्टमर होता है ना, उसके ऑर्डर पर ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मीन जब एक इंडिविजुअल कस्टमर की आपको ऑर्डर मिलता है, ठीक है, ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसके बेसिस पर ही आप काम करते हैं। ओके, जैसे ये ऐसा ही हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई टेलर की शॉप है, ठीक है, तो आप वहाँ पे गए तो डिफरेंट टाइप से कस्टमर्स आते हैं उनके वहाँ। तो अब सबका जो लाइफ स्टाइल है या जो उनका जो भी पहनने का तरीका है, कपड़े बनाने का जो तरीका है, वो डिफरेंट होता है। तो जो टेलर होता है वो अपने पर्टिकुलर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनके कपड़े को बनाता है। ठीक है, तो वो आपके कपड़े को आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि उस टेलर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया कि इस तरह से आपको हमें ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। दैट मीन्स कि हमें हमारा ये कपड़ा इस तरह से रेडी करके देना है। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर आता है, कहाँ से, एक इंडिविजुअल कस्टमर से। ओके, अब यहीं पर देखेंगे इसके कई सारे कॉस्टिंग्स हैं, तो उसको देखते हैं। द स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग आर एज फॉलोज। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है जॉब कॉस्टिंग। बच्चा, जॉब कॉस्टिंग का मतलब है कि आप किसी भी पर्सन को एक जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक टेलर है, उसको आपने जॉब दे दी ना, अपने कपड़े सिलने की जॉब दे दी आपने। ठीक है, तो आपने एक ऑर्डर दिया है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है, और सबका डिफरेंट होता है, सिमिलर नहीं हो सकता। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की जो डिमांड है, जो ऑर्डर होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पर लिखा हुआ ये भी देख लीजिए। दिस मैथड इज़ अप्लाइड when work is undertaken on the request of customers special requirements and each order is short duration। ठीक है बच्चा, तो हर एक कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं। और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जो भी प्रोडक्ट होंगे उसमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती। हर कोई प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई आपकी जॉब कॉस्टिंग। इसमें और भी हैं कॉस्टिंग, उनको देखते हैं डिटेल में। ये बच्चा, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड की बात करें तो इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक था जॉब कॉस्टिंग और एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, ये बड़े काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चा, तो हमने जो जॉब कॉस्टिंग की बात की तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर, लेकिन जो उसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। प्रोडक्ट्स में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। ठीक है बच्चा, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है, बड़े कामों के लिए होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो वो सिमिलैरिटीज़ है वो नज़र आती हैं। ठीक है, सेम टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है वो लोग करवा सकते हैं। जैसे एक पर्सन का ऐसा घर बना तो वो कोई दूसरा बनवाना चाहे तो उस बिल्डर से बनवा सकता है। ठीक है, वो बिल्डिंग बनवा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, इसको डिटेल में समझते हैं।
Contract costing is a costing method which applies where work is executed under customers specific requirements. तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है जो जॉब कॉस्टिंग में था कि कस्टमर्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है एंड ईच ऑर्डर इज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखने को क्या मिल रहा है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में. जो टाइम ड्यूरेशन होता है जॉब कॉस्टिंग में शॉर्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है काफ़ी बड़ा होता है, लंबे टाइम तक चलता है. ठीक है बच्चा. एंड विच मे कवर और गो इनटू सेवरल अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा साल तक चलता है, मीन्स एक लंबे टाइम तक चले. जाहिर सी बात है कई सारे अकाउंटिंग ईयर्स को कवर करने वाला है. ठीक है, 4 साल 5 साल, कभी कभी तो 10 साल लग जाता है. कोई अच्छी बिल्डिंग बन रही होती है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है. तो ठीक है बच्चा. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसका पार्ट है, हमने बताया स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स में आते हैं जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. थर्ड है आपका बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग आपने सुना होगा जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो भी आपके क्लासमेट्स होते हैं, अगर आप सेम बैच के हैं, सेम ईयर के हैं, तो आप बोलते हैं ये मेरा बैचमेट है ना. तो वैसे जब प्रोडक्ट्स को रेडी किया जाता है तो अगर वो सेम ईयर में प्रोडक्ट्स को रेडी किया जा रहा है तो उनकी जो बैच होता है वो सेम हो जाता है. तो बैच वाइज यहाँ पे प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है. चलिए इसको देखते हैं. इन दिस मेथड अ बैच ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज ट्रीटेड एज अ जॉब. यहाँ पर जो भी आपका बैच होगा वो सिमिलर होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है जॉब की तरह. जैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या होता है, जो भी मेडिसिन्स बनाई जाती है, मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाई जा रही है जिसकी एक्सपायरी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2020 से स्टार्ट हुई और एक्सपायरी डेट 2024 है. तो इस बैच की जो मेडिसिन्स है वो एक साथ बनाई जाएगी, चाहे वो मेडिसिन्स हो चाहे वो इंजेक्शंस हो. ठीक है बच्चा. So this method is applied in pharmaceutical industries where medicines और injections are manufactured batch wise. तो यहाँ पर जो मेडिसिन और इंजेक्शंस रेडी किए जाते हैं वो बैच वाइज रेडी किए जाते हैं. ये बैच कॉस्टिंग इस तरह से काम करती है बच्चे. ठीक है, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी 1 by 1 करवाएंगे जब हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे. ओके, अभी आप इनकी जो थ्योरीज है वो समझ लीजिए कि होता क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि अगर थ्योरी आती है तो ये आपसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग पूछ लेता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा. ठीक है बच्चे. अब बात करेंगे हम टारगेट कॉस्टिंग की. In this method, before commencement of job, the cost of work is estimated with the help of experts. देखिए बच्चा, टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो भी जॉब या जो भी काम है उसको स्टार्ट होने से पहले ही उसकी जो कॉस्ट होती है उसको एस्टिमेट कर लिया जाता है. दैट मीन्स कि उसका अनुमान लगा लिया जाता है एक्सपर्ट्स की हेल्प के थ्रू कि कितनी कॉस्ट आएगी. एंड दिस एस्टिमेट कॉस्ट इज़ टर्म्ड एज टारगेट कॉस्ट. और इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम बोलते हैं टारगेट कॉस्ट. ये ज़्यादातर यूज़ होती है जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस का काम किया जाता है वहाँ पर. ठीक है, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको मालूम है कि इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के काम पे, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के काम पे इतना खर्चा आएगा, तो उस तरह से वो कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उस कॉस्ट को एज अ टारगेट कॉस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चा. करती है स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड्स, जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड, उनके जो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग हैं वो समझ में आ गई होंगी. अब हम बात करेंगे जो सेकेंड वन था कॉन्टीन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड. ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड से आप समझ गए होंगे बच्चा, जो भी यहाँ पर आपके प्रोडक्शन का काम है वो कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है. ठीक है, ऑपरेटिंग का जो काम है, जो ऑपरेशन से यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, उसके लिए आप जब आप कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड. इसको भी डिटेल में समझते हैं. इसमें भी कई सारे टाइप्स के कॉस्टिंग मेथड हैं तो उनको भी देखेंगे. ठीक है. सो दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज़ अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर मास प्रोडक्शन इज़ डन ऑन अ कॉन्टीन्यूअस बेसिस एंड वेयर प्रोडक्शन एक्यूमुलेटेड इन स्टॉक एंड देन इज़ सोल्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑन डिमांड लेटर ऑन. देखिए यहाँ पर जो मेथड है, ये जो कॉस्टिंग का, जैसे मैंने बताया कि वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस के पे बेस्ड होता है, मीन्स कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है. और जो भी प्रोडक्शन की यूनिट्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं. दैट मीन्स कि जुड़ती जाती हैं स्टॉक्स में, और जब भी डिमांड होती है स्टॉक्स की तो इस तरह से उनको बेचा जाता है वहाँ से निकाल कर. ठीक है बच्चे. द कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ जो प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है. ठीक है बच्चा.
सो प्रोसेस कॉस्टिंग मैथड इज़ एप्लीकेबल टू दोज इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट रिक्वायरिंग प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर अप्लाई होता है एंड दिस मैथड इज़ यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है उसको यूज़ किया जाता है। बहुत जैसे कि सोप बनाना है, ठीक है, तो अब सोप को बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। रिफाइनरी का काम होता है तो उसको चीज़ों को रिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग पे बहुत सारे वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। सारी ही टाइप्स के जो कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं आपको पहले वीडियोस बनी हुई हैं वो मिल जाएंगी। ये मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है स्टार्टिंग से, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, ठीक है। सेकेंड है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल को हम यहाँ पर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं बच्चा। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट असरटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर द प्रोडक्शन इज़ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो प्रोडक्शन काम होता है ना, वो जो यूनिट्स होती है ना वो यूनिफॉर्म यूनिट्स होती हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सिमिलर यूनिट्स होती हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाता है और हर एक ही टाइप के प्रोडक्ट की जो एक यूनिट होती है उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट वही उसका प्राइस फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। दिस मैथड इज अप्लाई टू इंडस्ट्री लाइक माइनिंग, स्टील वर्क्स वेयर द कॉस्ट पर यूनिट इज़ रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन। देखिए अब जहाँ पे स्टील का काम हो रहा है, अब स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो अब उस प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट पे यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये होती है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। इस पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पर यूज़ होती है ये भी देख लेते हैं। दिस मैथड इज़ अप्लाई टू दोज अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स बट रेंडर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रेलवेज, होटल्स। देखिए बच्चा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि ऐसी या फिर ऐसी अंडरटेकिंग जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग करने का नहीं है, मीन्स गुड्स को बनाने का नहीं है लेकिन सर्विसेज देना है। अब जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है, कोई बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बस सर्विसेज क्या करती है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको यहाँ से वहाँ ड्रॉप करती है, लेकर जाती है ना, इस तरह से काम होता है। रेलवेज़ का यही काम होता है। होटल्स का क्या काम होता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग यूज़ होगी वो होगी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इस पर भी आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप पहली वीडियोस देखना चाहते हैं पिछली वीडियोस को तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ जब मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूँगी 1 बाय 1 इस न्यू सीरीज़ में, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। अब देखिए डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या होती है कि एक ही डिपार्टमेंट में कई टाइप्स के प्रोडक्ट्स को रेडी किया जाता है, तो हर एक टाइप के प्रोडक्ट को क्या होता है डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फ्रिज का डिपार्टमेंट हो गया, टेलीविज़न जहाँ बना उसका डिपार्टमेंट हमने डिफरेंट कर दिया और उसके बेसिस पे हमने कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया, है ना, कि टेलीविज़न डिपार्टमेंट है तो वहाँ की लाइटनिंग का खर्चा इतना आ रहा है, वहाँ पे जो लेबर का खर्चा है वो इतना आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतना आ रहा है ना, इस तरीके से। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप उसको बांट देते हैं तो हम इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर द कॉस्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट और अ कॉस्ट सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी असर्ट। तो जहाँ कभी रिक्वायरमेंट होती है कि कॉस्ट को सेंटर पे डिफाइन करना या डिपार्टमेंट वाइज डिफाइन करना है, तो वहाँ पे आप डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग, अब नाम से ही समझ में आ गया। मल्टीपल कॉस्टिंग मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि प्रोडक्शन जब करती हैं तो वो एक तरह की कॉस्टिंग मेथड को यूज़ ना करके एक से ज़्यादा कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करती है, तो हम उसको कंपोजिट या फिर मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोटर कार्स बनती हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कॉस्टिंग मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चा। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आपकी कोई भी क्यूरीज़ है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट जो रिसेंट वीडियोस आती हैं उनकी लिंक चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाती है, साथ ही साथ आपको PDF प्रोवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, उसका जो टॉपिक है टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, इसको डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1 कि कितने टाइप्स की कॉस्टिंग होती है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर हम मेन टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करें यहाँ पर, तो पहली है आपकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक लागत अंकन पद्धति, ठीक है। दैट मीन्स कि
एक ऐसी कॉस्टिंग होती है जिसमें जो कॉस्ट होती हैं, जो खर्चे होते हैं ना, वो पहले हो चुके होते हैं। और जब पहले हो चुके होते हैं देन उनके बेसिस पर क्या होता है कि चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लास्ट ईयर में खर्चा जो भी हुआ, जिस भी प्रोडक्शन पे जितनी भी लागत आई, जितनी भी कॉस्ट आई है, उसी के अकॉर्डिंग करंट ईयर में चीज़ों को क्या किया जाता है, आसर्टेन किया जाता है। ओके, तो ये होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो द आसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आसर्टेन होती है वो कब होती है, जब वो इंकर्ड हो चुकी होती है उसके बाद। दैट मीन्स कि पहले वो खर्चे किए जा चुके होते हैं, तभी यहाँ पर उनका निर्धारण किया जाता है। तो वो होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है बच्चा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो आप इसको हिंदी में प्रमाणित लागत अंकन बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि इस पेन की प्रोडक्शन करनी है, उस पेन की प्रोडक्शन पे जितने भी नंबर ऑफ़ पेन आपको बनाने हैं उसकी टोटल प्रोडक्शन पे जो खर्चा आएगा वो 1,00,000 रुपये आएगा। लेकिन जब आपने प्रोडक्शन कर लिया तो आपने तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि 1,00,000 रुपये तक हम इस पर कॉस्ट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो जो बाद में आपने सब सारी चीज़ों को ऐड किया, लेस किया, चेक किया, तो पता चला कि उस प्रोडक्शन पे जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई वो तो 90,000 ही आई है। तो 1,00,000 आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थी और ये जो 90,000 है वो एक्चुअल कॉस्टिंग, इनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको आप वेरियांस बोलते हैं। और इन्हीं वेरियांसेस के कॉजेस को फाइंड आउट किया जाता है किसके थ्रू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू, कि किन वजह से ये जो कमी आई है वो आई है, आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया था कॉस्ट का उसमें। ठीक है, तो इसकी मीनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर कंपैरिजन विथ एक्चुअल कॉस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस टू देयर कॉजेस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो मीनिंग आप देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू ICMA के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ में आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी कॉस्ट आएगी और बाद में कुछ और निकल कर आती है कॉस्ट, और फिर आप क्या करते हैं, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस आते हैं उनको वेरिएंसेस बोलते हैं और इन वेरिएंसेस के कारणों का पता लगाया जाता है इसके अंदर। ओके, अब बात करेंगे हम मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट होती है ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, जैसे कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो उनको अलग अलग तरीके से रख करके देखा जाता है कि उन जो वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक दूसरे से किस तरह से अलग है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, सो द ascertainment ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों ही कॉस्ट में जो चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, लाइक वो आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, या वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, और दोनों ही कॉस्ट का जो यहाँ पे वैल्यूएशन किया जाता है वो अलग अलग किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अलग अलग रख कर किया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है आपका डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको इंकर्ड किया जाता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है बच्चे। ठीक है, सो द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशंस, processes or products, leaving all the indirect costs to be written off against profits in the period in which they arise। ठीक है, तो जिस टाइम पीरियड, जिस प्रॉफिट के टाइम पीरियड में क्या होता है, आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं अगर वो अराइज होती हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे आई हो, किसी भी टाइप के ऑपरेशन से रिलेटेड हो डायरेक्ट कॉस्ट, उसी को यहाँ पर चार्ज किया जाता है, सारी डायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, फिफ्थ है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो इसको भी देख लेते हैं। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी मिक्स्ड कॉस्ट है उसको ली जाती है, दैट मीन्स कि वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को साथ में यहाँ पर लिया जाता है और उनको चार्ज किया जाता है। किसी भी टाइप के ऑपरेशंस पे खर्च हुआ हो वो पैसा, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया गया हो, तो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स्ड कॉस्ट हो, दोनों का ट्रीटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक साथ होता है।
ठीक है बच्चा। इससे पहले जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग थी उसमें उन दोनों को अलग रखा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को, और फिर देखा जाता है कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथ में किया जाता है ट्रीटमेंट। ओके, 6 पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की बात करें तो आपको मालूम इसमें समानता होती है, द यूज बाय सेवरल अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को शामिल किया जाता है, जो भी डिफरेंट सेक्टर के सेवरल टाइप्स की जो अंडरटेकिंग्स है वो यूज़ करती हैं यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जब सेम कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं। तो ओके, यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग क्या हैं इन कॉस्ट अकाउंटिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। तो में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर 1 है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ये उसका टॉपिक है। शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या एडवांटेजेस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो फर्स्ट पॉइंट है टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो मैनेजमेंट में किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसको किस तरह से एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ क्या फंक्शंस होंगे उसके। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग की। आपको पता है किसी भी तरह का आप कोई भी काम करते हैं तो चीज़ें प्लान करके करते हैं, है ना, तो प्लानिंग करते हैं। लाइक अब कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी होगी, कौन सी पॉलिसीज़ आपको अडॉप्ट करनी है ना, क्या प्रोसीजर अपनाना है, क्या गाइडलाइंस होंगी, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं प्लानिंग में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे या फिर जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें बच्चा तो डिफरेंट यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड ओवरहेड्स डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया जाता है और वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज देखने को मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। मोटिवेशन की बात करें तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू जब कभी भी अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को पता लगाया जाता है, तो वहाँ पर मोटिवेट किसको किया जाता है, जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको इंसेंटिव के थ्रू आप मोटिवेट करते हैं। कुछ इमोशंस होते हैं, आप उसके थ्रू उनको मोटिवेट कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस को देख सकते हैं। कंट्रोल की बात करें तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ईजिली चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके काम को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जो प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी मैटर करता है प्रोडक्शन की, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड, अगर हम बात करें तो अदर एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। अब यहाँ पर जो भी मटेरियल और लेबर का बेकार में यूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमी इन कॉस्ट की बात करें, हाँ, तो जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो किसी प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो उसको कम करने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट की बात करें तो जो भी प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हो रहे होते हैं तो उनका प्रॉपर यहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। तो चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि आप कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, जब आप उस प्लांट का अच्छे से यूज़ में लेकर आएंगे तभी तो कॉस्ट को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बजटरी कंट्रोल, हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी काम करते हैं तो चीज़ों को बजट बना करके करते हैं कि कितना खर्चा आने वाला है ना, इस प्रोडक्शन पे एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कम है तो आप अपनी बजट को और कहीं से जो आपके फाइनेंस है उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को भी यहाँ पर हेल्प मिल जाती है कि यहाँ पर एक पीरियोडिकल में से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाने में हेल्पफुल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंपैरिजन, आप लास्ट ईयर, आप करंट ईयर
में क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि पिछले साल प्रोडक्शन हुआ था तो कितना खर्चा किया गया और अभी कितना किया गया। ठीक है। यूज़ इन पॉलिसी डिसीजंस की बात करें तो यहाँ पर आसानी से पॉलिसी को डिसाइड किया जा सकता है प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यकीन करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अब एम्प्लॉयज़ को क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़, तो इसके जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके क्या एडवांटेजेस होंगे एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उनको एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, उनको वेलफेयर एमेनिटीज़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग टू वर्कमैन एंड टू मेक देम एफिशिएंट। तो उनको आप ट्रेनिंग देते हैं काम को करने के लिए ताकि वो अच्छे से प्रभावी तरीके से काम कर सके। इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव प्लान ऑफ रेम्यूनरेशन, उनको जो भी रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है किस तरह से, किस इंसेंटिव प्लान के थ्रू दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप उनको इंट्रोड्यूस करते हो, बताते हो। प्रोवाइडिंग वेलफेयर इम्यूनिटीज़, उनकी वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें देख, लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो क्या, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो क्या आप, घर दे रहे हो क्या आप उनको, इस तरह से ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए एडवांटेजेस के तौर पे किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के। अभी और पॉइंट्स हैं उनको भी अभी देख लेते हैं। पॉइंट है आपका एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स, जो भी कस्टमर्स है उनको क्या एडवांटेजेस होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको कम से कम प्राइस पर अवेलेबल कराना, सर्विसेज को अवेलेबल कराना, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, है ना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ये सारी चीज़ें देखना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब काम होंगे तो कॉस्ट आपके सामने होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी जो है वो सामने होती है। तो इस तरह से आप जान पाते हैं कि हाँ किस क्वान्टिटी का प्रोडक्ट है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है और कितने प्राइस पे हमें कस्टमर को अवेलेबल करवाना है। ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट कंट्रोल, तो यहाँ पे कॉस्ट को आसानी से कंट्रोल किया जाता है। उसकी वजह से दिस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स एट लोअर प्राइस एंड ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है। तो जब आप कॉस्ट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, दैट मीन्स कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस को कम कर सकते हैं और फिर अपने कस्टमर्स को लोअर प्राइस पर चीज़ों को अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेज होता है, देखिए जो गवर्नमेंट होती है आपको पता है, जो भी आपकी देश की जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उनको टैक्स पॉलिसी के डिसीज़न में हेल्प लेने में हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसमें हेल्प मिलती है उनको, है ना, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं या प्लानिंग हैं उसमें हेल्प मिल जाती है उनको, है ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनको ज़्यादा या कम करना है, ये सारी चीज़ों में भी हेल्प मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग होगी तो सारा रिकॉर्ड उनके सामने होता है, वो आसानी से ये डिसीजंस ले सकती है गवर्नमेंट। तो द सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर गवर्नमेंट फॉर डिसाइडिंग द स्टेट सब्सिडीज। स्टेट सब्सिडी का मतलब होता है कि एक राज्य स्तर पर जो गवर्नमेंट है जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी का मतलब होता है बच्चा वित्तीय सहायता जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। स्टेट सब्सिडी टू इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो स्टेट सब्सिडी वो दे रही है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है उस पर्टिकुलर स्टेट में उनको जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है उसमें ये हेल्पफुल तो होते ही होते हैं। तो उसको डिसाइड करने में कि हाँ कितनी सब्सिडी हमें प्रोवाइड करनी है तो वो उस अकाउंटिंग के बेस पे कर सकते हैं ऐसा। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्पफुल होता है, जो कंट्री है या जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो डेवलपमेंट बाय द स्टेट, ठीक है। तो एक स्टेट किस तरह से डेवलप हो रहा है तो ये इंडस्ट्री ही तो डिसाइड करती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, लोगों के पास काम होंगे, वैसे उतनी ही ज़्यादा जो आपके उस स्टेट की जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग होगी तो डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगा। ठीक है। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स वेरियस डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इन फॉर्मुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो गवर्नमेंट है कॉस्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं उसको फॉर्मुलेट कर सकती है, बना सकती है। लाइक जैसे कि बताया मैंने, टैक्स पॉलिसीज़ बना सकती है, ठीक है, बिजनेस पॉलिसीज़ वो बना सकती है, इंडस्ट्री पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सेट्रा। इस टाइप की पॉलिसी के लिए डिसाइड कर सकती है कि किस तरह की पॉलिसी हमें अपनानी है। ठीक है।
चलिए, एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। अब आपको पता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग की जाएगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से हेल्पफुल होगी इन्वेस्टर्स के लिए, उनको कैसे एडवांटेजेस देगी, ठीक है। सो द बैंक एंड अदर इन्वेस्टर्स, तो बैंक तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि हर तरह से इन्वेस्टर होता ही होता है, वो हर तरह की इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते ही हैं। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं जो उस कंपनी में पैसे लगाते हैं लोग, है ना, also find it useful to make investment in the companies which employ company costing methods because it helps in determining the worthiness of credit being granted to them। देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना पैसा लगाते हैं उस कंपनी में, तो किस बेसिस पे लगाते हैं, तो सबसे पहले तो वो ये चेक करेंगे कि जो एम्प्लॉय जो एक कॉस्टिंग मेथड वहाँ पे एम्प्लॉयड है, मीन्स यूज़ किया जा रहा है, मेथड को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, वो किस टाइप का है। वो इसलिए क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आसानी से जान पाते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी की वर्दीनेस कितनी, वर्दीनेस दैट मीन्स कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ठीक है, साथ ही साथ उनकी क्रेडिट कैसी, क्रेडिट दैट मीन्स कि लोगों के बीच में उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या वो कंपनी किसी जैसे किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो टाइम पर वापस किया या नहीं किया, उस इन्वेस्टर का पैसा कहीं से लोन लिया है उसने तो वो वापस किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें वो कंपनी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के, इंडस्ट्रीज़ की इन सभी वर्दीनेस और क्रेडिट को चेक कर पाते हैं और आसानी से उन पर ट्रस्ट कर पाते हैं और तभी वो इन्वेस्टर्स इसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। लिमिटेशन ऑफ अ कॉस्ट सिस्टम, ठीक है, तो कॉस्ट सिस्टम की क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये जो लिमिटेशंस है आप इसको एज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। देखिए बच्चा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो अनुमान पे आधारित होती है। अनुमान दैट मीन्स कि आप चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना प्रोडक्शन होना है तो इतनी लागत आनी है, इतनी कॉस्ट आनी है, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेशन के थ्रू ही पूरा ये कॉस्ट सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स, बेसिस एंड टेक्निक्स। देखिए यहाँ पर जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है सभी के लिए डिफरेंट मेथड्स को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट बेसिस होते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं यहाँ पर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को भी डिस्कस, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग होती है ना। एंड जैसे मटेरियल को इशू करना है तो उसके प्राइस के लिए आप डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किए हुए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स बाय डिफरेंट मेथड्स। अब देखिए जब भी मटेरियल्स को इशू किया जाता है तो उनका जो प्राइस होता है वो आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर है रेम्यूनरेटिंग लेबर ऑन डिफरेंट बेसिस। रेम्यूनरेटिंग लेबर का मतलब होता है कि जो भी लेबर्स या वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको आप जो पारिश्रमिक देते हैं, रेम्यूनरेशन जो देते हैं, जो उनका लेबर होता है, जो काम करते हैं उस काम के बदले में जो आप उनको वेजेस पे कर रहे हैं, तो उसको फाइंड आउट करने का भी डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है। जब हम वेजेस वाला जो वेज पेमेंट मेथड हम पढ़ेंगे तो उसमें इन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पर होता है। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट होती है, जो भी लागत आती है उसको क्लासीफाई किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, और दूसरा होता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। तो इन सभी को क्लासीफाई किया जाता है कि कौन सी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब जो भी ओवरहेड्स होते हैं, जो खर्चे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसमें से कौन से खर्चे वेरिएबल हैं, कौन से खर्चे फिक्स्ड हैं। दैट मीन्स कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं और ऐसे कौन से हैं जो प्रोडक्शन के साथ स्थिर रहते हैं, मीन्स फिक्स्ड होते हैं, कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है किसमें, डिफरेंट मेथड वाला जो पॉइंट था उसी में नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप पढ़ते हैं तो इसमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको डिटर्मिन करने में प्रॉब्लम होती है, तो डिफरेंट मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर जगह आप एक डिफरेंट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट डिफरेंट बेसिस। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट्स पे, या फिर जो भी आपका प्रोडक्शन है उस पे, ठीक है, या फिर जो भी आपका स्टॉक है उसका जो वैल्यूएशन होता है वो डिफरेंट बेसिस पे होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। ये सेकेंड पॉइंट के जो थे ये सब पॉइंट्स है, सेकेंड पॉइंट के सब पॉइंट्स है। मैंने उनको डिटेल में समझाने की कोशिश की कि प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स, बेसिस एंड टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इन सबको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका नॉन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम्स। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता है कॉस्ट सिस्टम में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक देखा जाए तो इसका डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका नो एप्लीकेबिलिटी इन ट्रेडिंग कंसर्न्स। अब यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट सिस्टम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोडक्शन होता है, मीन जिस भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, या जो सर्विसेज रेंडर होती हैं उनका तो कैलकुलेशन किया जाता है, उसकी पूरी कॉस्ट को डिटरमिन तो किया जाता है। लेकिन ट्रेडिंग के बेसिस के अगर हम बात करें, ट्रेडिंग के तरीके से, तो ट्रेडिंग की यहाँ पर जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, ज़्यादातर टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, और प्रॉफिट भी फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन टोटल कॉस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट को जानना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंसर्न यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए बच्चा, आपको पता है ना, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बेस होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट किया जाता है तब तो वो सही रहता है कि टोटल कॉस्ट इतनी है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल कॉस्ट आती है, एक्चुअल टोटल कॉस्ट आती है, तो उसमें तो फिक्स्ड भी इन्वॉल्व होती है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो मेथड है इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये भी एक कॉस्ट सिस्टम का क्या है, लिमिटेशंस लगाता है उस पर, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि लिमिटेशन ऑफ अ कॉस्ट सिस्टम क्या होता है, किन किन पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और आप इसको और चाहें तो इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पॉइंट्स में बताया, आप इनको हेडिंग में कन्वर्ट करके, हेडिंग नहीं है, आप इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कोई भी क्यूरीज है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहाँ फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है ये जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी का टॉपिक है। और जो फर्स्ट यूनिट है कॉस्ट अकाउंटिंग की उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के तौर पर इसको पूछा जा सकता है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए, ओके। देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सके, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल हो वो सिस्टम, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। यहाँ पे दो ग्रुप्स में, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है सब्जेक्टिव एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में समझते जाएंगे। तो पहली है वो है सिंप्लिसिटी। तो जब कभी भी आप कॉस्ट सिस्टम को अप्लाई करें तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल होना चाहिए ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके और उसको यूज़ में लाया जा सके, ठीक है। सूटेबिलिटी टू द बिज़नेस। अब जो भी बिज़नेस होता है आपको पता होगा कि हर एक बिज़नेस का जो नेचर होता है, टाइप्स होता है, वो डिफरेंट होता है ना। तो वहाँ पर सूटेबल होना चाहिए कि डिफरेंट बिज़नेस में डिफरेंट कॉस्ट सिस्टम अप्लाई हो। जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम आपने सुना होगा, ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट टाइप के बिज़नेस होते हैं वो उसको
उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग आपने सुना होगा, जहाँ पे प्रोसेस के थ्रू किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो आपका कॉस्ट सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बिजनेस। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेस है वो अभी छोटा है लेकिन फ्यूचर में वो बड़ा हो सकता है, तो जब बिज़नेस छोटा था तो उस टाइम पे जो कॉस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, अगर उसको बड़ा करना हो बिज़नेस के साथ साथ तो भी उसमें आसानी से चेंजेस किए जा सकें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, आसानी से इसको अडॉप्ट किया जा सके, साथ ही साथ इसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, कंपैरेबिलिटी की बात करें तो आपको सभी को पता है कि जब भी आप कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी करंट कॉस्ट को अपनी प्रीवियस कॉस्ट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि जान पाएँ कि चीज़ें पहले कैसी थी और अभी के टाइम में कैसी हैं, कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, पहले ज़्यादा खर्चा हो रहा था या अभी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, अभी प्रॉफिट ज़्यादा है या पहले ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आप कैसे जान पाते हैं, जब आप कॉस्ट को कंपेयर कर पाते हैं। तो कॉस्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी करंट एंड प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। ओके, मिनिमम ऑफिस वर्क की बात करें तो यहाँ पर ऑफिस वर्क से मतलब है कि जो पेपर वर्क हो वो कम से कम हो और आसानी से इस कॉस्ट सिस्टम को अप्लाई किया जा सके बिजनेस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉम्प्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बच्चा शुद्ध, एक्यूरेट, है ना, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कॉस्ट के बारे में वो कॉस्ट सिस्टम बिजनेस को प्रोवाइड कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मीन्स एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, जो भी प्राइस या कॉस्ट है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन होना चाहिए कि हाँ इतनी कॉस्ट इस प्रोडक्शन पे आई है, इस तरह से वो एक्यूरेट तरीके से उसको बता सके। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट की बात करें तो हाँ, कॉस्ट सिस्टम ऐसा होना ही चाहिए कि आप आसानी से कॉस्ट को डिटरमिन कर सके कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब प्रोडक्शन की जाएगी तो उस पर फ्यूचर में कितनी कॉस्ट आएगी, है ना, तो आसानी से उसको डिटरमिन करने में भी हेल्पफुल होना चाहिए। यूजेस ऑफ फॉर्म्स एंड प्रोफार्मस। देखिए सभी टाइप के बिज़नेस में क्या होता है, जो भी अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर डिज़ाइंड फॉर्म्स होते हैं, प्रोफार्मास होते हैं, तो उसको अप्लाई करना ईजी होना चाहिए। साथ ही साथ उसको अप्लाई करने के लिए क्या रूल्स हैं, है ना, उसको कैसे यूज़ करना है, ये पूरी गाइडलाइंस भी लिखी होनी चाहिए कि उस फॉर्म को या उस प्रोफार्मा को कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे फिल करना है, किस डिज़ाइन का है ना, ये सारी चीज़ें वो कॉस्ट सिस्टम डिफ़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट असर्टेनमेंट का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट को निर्धारित करना। ठीक है, पर्टिकुलर जो कॉस्ट होती है आपकी कहाँ पे किस जगह से रिलेटेड है, वहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी, इस चीज़ को डिसाइड करने में हेल्पफुल होना चाहिए कॉस्ट सिस्टम। साथ ही साथ अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, जो अननेसेसरी कॉस्ट है उसको रोकना है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके, ऐसा होना चाहिए कॉस्ट सिस्टम। ठीक है, इफ़िशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स की बात करें यहाँ पे बच्चा, तो हाँ जो भी आपका इफ़िशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन ऐसे तो होता नहीं, आप मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मटेरियल्स कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या नहीं यूज़ हो रहा है तो एक इफ़िशिएंट कंट्रोल होना चाहिए मटेरियल के यूज़ पे। ठीक है, और साथ ही साथ लेबर पर भी, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम करके वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें कैसे जान सकते हैं आप, कॉस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जान सकते हैं, क्योंकि वहीं पे सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि कौन सा पर्सन या कौन सा वर्कर्स, कौन सा एम्प्लॉय कितना ज़्यादा अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल है ना, तो आप ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। ये कैसे पता चलता है, कॉस्ट सिस्टम में आप अकॉर्डिंग टू लेबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन, आप उनके टाइम, उनकी सैलरी, उन्होंने कितना वर्क टाइम कहाँ पर स्पेंड किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिफ़ाइन होती हैं, तो वो आसानी से बता पाते हैं कि हाँ ये पर्सन यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा अकाउंटेबल है। ठीक है, फिर है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं अपने काम के प्रति, ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ जब आप कॉस्ट, आपको पता है ज़्यादातर जो कॉस्ट
या जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये जो 2 टाइप्स ऑफ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी दोनों ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंसेस शो होते हैं, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ और अमाउंट शो हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ और अमाउंट शो हो रहा है, उसका प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, उसका प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। तो इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि रिकॉन्सिल करने के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉन्सिलेशन भी किया जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कॉस्ट सिस्टम, ताकि वहाँ पर भी ये ज़्यादा हेल्पफुल हो इस केस में भी, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स रोल डिफाइंड। देखिए, अकाउंटेंट डिफरेंट टाइप्स, इनकम टैक्स अकाउंटेंट होते हैं, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट भी होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो रोल है वो डिफाइन होना चाहिए कि उसका क्या रोल है, किस तरह से उन्हें अकाउंटिंग का काम करना है, कहाँ पर उन्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। मीन्स वर्क टाइम उनका क्या होगा, किस तरीके से वो ये जो कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करके रखेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए पहले से। साथ ही साथ जो अकाउंटेंट है उनका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो डिफ़ाइन होना चाहिए। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स के। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर हमारे नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, देखेंगे हम रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग 2024 के लिए हम इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पहले भी इस सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जो प्लेलिस्ट आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी अकाउंटेंट होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या रोल होता है, स्पेशली जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनका क्या रोल है। वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉकर एंड वर्ल्टमर ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कहा है, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उसको समझ लेते हैं उन्होंने क्या कहा है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए। So cost accountant is to serve management in the execution of policies and in comparison of actual and estimated results in order that the value of each policy may be appraised and changed to meet the future conditions। देखिए बच्चा, जो ब्लॉकर एंड वेल्कमर ने बात कही है, उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए सर्व करते हैं, साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना मीन्स काम में लाना, है ना, उसको यूज़ में लाना। साथ ही साथ जो भी एक्चुअल रिजल्ट्स एंड एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना, उनको देखना कि क्या जो आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है वो एस्टिमेटेड रिज़ल्ट के आसपास है या नहीं है। साथ ही साथ उन पॉलिसीज़ की वैल्यू को देखना कि हाँ जो भी पॉलिसी है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कितनी वैल्यूएबल हैं, और फ्यूचर में जो भी कंडीशंस होंगी उनके साथ क्या वो मैच करेंगी या नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर उसको चेंज भी वो कर सकते हैं। तो ये काम होता है एक कॉस्ट अकाउंटेंट का, ठीक है बच्चा। क्या क्या होता है, मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने का काम होता है उनका, ठीक है। पॉलिसी तो वैसे मैनेजमेंट बनाता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम जो होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का, चीज़ों को कंपेयर करना और ये देखना कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना, ठीक है। ये काम है किसका, कॉस्ट अकाउंटेंट का। अब इनके हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या इनके मेन फंक्शंस रहने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक एक करके सारे पॉइंट्स और डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका टू वर्क आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनकी जो भी कॉस्ट पर यूनिट है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करना, उस पर काम करना, ठीक है ना, कि इस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट पर यूनिट आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ दिस कॉस्ट। साथ ही साथ उन्होंने जो भी कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है इसका एनालिसिस भी करना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटेंट का। थर्ड पॉइंट है आपका टू मेंटेन कॉस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट
कंसिस्टेंट विद द मोस्ट इफ़िशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। इफ़िशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस का यहाँ पर मतलब है बच्चा एक ऐसी वर्किंग कंडीशन जो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ पर कम से कम लागत पर काम किया जा रहा है। तो उस का जो इफ़ेक्टिव वे है ना किसी भी काम को करने का या प्रोडक्शन को करने का, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने का, और कम से कम कॉस्ट पे, है ना, मिनिमम कॉस्ट पे जो आ रहा है उसको कंसिस्टेंट मीन्स कि उसको बना के रखना, उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, उस कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ताकि आप मिनिमम कैपिटल अमाउंट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क वहाँ पर कर सके और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आपका टू वर्क आउट द वेस्टेज इन ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए बच्चा, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, जो जिन भी प्रोसेस से होकर उसको प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे वेस्टेज भी होते हैं हर एक प्रोसेस में। तो उसको फाइंड आउट करना कि कितना वेस्टेज हो रहा है, साथ ही साथ एंड टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एज मे बी नेसेसरी टू असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ वेस्टेज। साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी तैयार करना जो कि ज़रूरी हो, कब ज़रूरत उसकी पड़ सकती है, जब वेस्टेज को कंट्रोल करना हो। और आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, जब प्रॉपर आपके पास एक रिपोर्ट होगी और आप उस रिपोर्ट के थ्रू उस वेस्टेज को असिस्ट कर पाएंगे कि कितना वेस्टेज हो रहा है, क्या वो नॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल वेस्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटेंट का। ठीक है बच्चे। फिफ्थ है टू प्रोवाइड नेसेसरी डेटा फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज़ मैन्युफैक्चर। अब जो भी कॉमोडिटीज़, जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, उनकी सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट और जो भी क्रूशियल डेटा होता है ना, उसको प्रोवाइड करना। क्योंकि अब बिना आंकड़ों के अपने उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेटा प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है, ताकि कॉमोडिटीज़ के जो सेलिंग प्राइस है उनको ईजिली फिक्स किया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका to compute profit on each of the products and to advise management as to how these profits can be improved। साथ ही साथ ये कंप्यूट करना कि कितना प्रॉफिट अर्न करना है ना, हर एक प्रोडक्ट के लिए, और मैनेजमेंट को ये एडवाइस करना कि उस प्रॉफिट को फ्यूचर में और कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो कैसे बढ़ाया जा सकेगा, ये सारी चीज़ें, और कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए हर एक प्रोडक्ट पे, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का। ये भी उन्हीं का काम है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री सो दैट देयर मे बी मिनिमम लॉकिंग अप ऑफ कैपिटल इन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टोर्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। देखिए बच्चा, जब कभी भी प्रोडक्शन का काम होता है तो हमारे पास मिनिमम जो स्टॉक्स हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, है ना, फिनिश्ड गुड्स का हो, वर्क इन प्रोसेस का हो, प्रोग्रेस का हो। ठीक है, वो सभी होने ही चाहिए। साथ ही साथ और जब कभी भी मैनेजमेंट को जो अकाउंटेंट हैं वो एडवाइस करते हैं इन्वेंट्रीज़ के बारे में, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बताते हैं, तो वो चीज़ों को देख पाते हैं कि हाँ कितना स्टॉक्स किस चीज़ का अवेलेबल है और उसके लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो उस टाइम पे कैपिटल की कमी से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें वो बना करके रखें। ठीक है, बता करके रखें मैनेजमेंट को इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कम से कम कैपिटल अमाउंट में इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। देखिए बच्चा, किसी भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम होते हैं, उनको इंस्टॉल किया जाता है, देन उनको यूज़ में लाया जाता है ना। जैसे कि बजटरी कंट्रोल हो गया। बजटरी कंट्रोल आपको पता है कि बजट्स बनाए जाते हैं, देन बजट के थ्रू पता किया जाता है कि आपने कितनी चीज़ें, कितना अमाउंट किस प्रोडक्शन पे एस्टिमेट किया था और एक्चुअल में कितना आ रहा है, देन आप कंपेयर कर पाते हैं और बजट्स के थ्रू उनको कंट्रोल कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। देन एक और है आपका सिस्टम की बात करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें भी आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके चलते हैं कि इतना खर्चा होगा, इतना एक्चुअल में आएगा, तो फिर उसके बेसिस पे आप उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे वो मटेरियल पे खर्च हो रहे हों, चाहे लेबर पे, चाहे ओवरहेड्स के तौर पे। ठीक है बच्चा, तो आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो
एक पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करना और उसको यूज़ में लाना। नेक्स्ट पॉइंट है टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन। हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं, उनको ये अपनी राय रखते हैं उनके सामने कि फ्यूचर में वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ न्यू लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। मैनेजमेंट को कौन बताता है, सॉरी, मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटेंट बताते हैं, और नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह का नया प्रोडक्ट उन्हें लेकर आना चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। Next point is to carry out special cost studies and investigations which are invaluable to management in determining policies and formulating plans directed towards profitable operations। देखिए बच्चा, जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो क्या करते हैं कि कॉस्ट की स्टडीज़ करते हैं, स्पेशल कॉस्ट की स्टडी करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका, ठीक है, कि कितना ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए वो वैल्यूएबल है या नहीं है। साथ ही साथ पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जो भी प्लान फॉर्मुलेट किए जाएंगे उसकी तरफ उसको किस तरह से वो योजनाओं को क्रियान्वित करने में हेल्पफुल होगा, है ना, और प्रॉफिटेबल होगा वो ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं अपने काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, और ये होते हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटेंट के फंक्शंस। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, टॉपिक है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। अब जब कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी भी कॉस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है तो किस तरीके से उस कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो के साथ ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम की बात करें बच्चा, तो हिंदी में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉस्टिंग सिस्टम को किस तरह से इस्टेब्लिश करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, बिज़नेस के, कि उसका जो यूज़ हो वो यूज़फुल हो। ठीक है, सपोज़ ये ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरह से आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, कोई मैसेज करना है किसी को तो आप व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के लिए आप किसी इंग्लिश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जैसी भी आपकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही डिपेंड करती हैं कि किस तरह से हम जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी भी तरीके कोई भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइम पर उसकी ज़रूरत पड़ रही है, कैसे मेंटेन करके रखना है उसको, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जैसे हम फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखा जाता है और उसको आगे तक मेंटेन करके रखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं इसको डिटेल में। इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्ट सिस्टम इज़ नॉट an expense but an investment as the rewards are much greater than the expenses incurred। देखिए बच्चा, जो कॉस्टिंग सिस्टम होता है जब उसको इंस्टॉल किया जाता है तो इस पर्पज़ से इंस्टॉल नहीं किया जा रहा कि उस पर जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो एक्सपेंस है, नहीं, खर्चा तो होता ही है उस टाइम के लिए, तो वो खर्चा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो वो आपका एक बार किया हुआ खर्चा आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। मीन्स आप एक कॉस्टिंग सिस्टम को जब एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो फ्यूचर में क्या होता है कि आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का काम करता है, वो बार बार कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अगर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना, आपको पेड एप्लीकेशन है तो आप एक बार तो पेमेंट कर देते हैं, और लेकिन फ्यूचर में आप उसको यूज़ में ला पाते हैं, वहाँ से आपकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आप उसको इजीली अचीव कर पाते। तो आप एक बार पेमेंट करते हैं और वो फ्यूचर तक उसका लाभ आपको मिलता रहता है। ठीक, कॉस्टिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन भी इसी तरीके का एक खर्चा है जो कि फ्यूचर तक आपको फ़ायदा देता रहता है। तो एक तरह का खर्चा ना मान के उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है फ्यूचर के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम में जो भी पैसे खर्च होते हैं। ठीक है,
द कॉस्ट सिस्टम इज़ फॉर द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेस फॉर अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट। देखिए बच्चा, जाहिर सी बात है, जो भी कॉस्ट सिस्टम होता है वो बिजनेस के लिए होता है ना, बिजनेस कॉस्ट सिस्टम के लिए थोड़ी है। बिजनेस है तो ही तो कॉस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। बिजनेस ही नहीं होगा तो किसी भी सिस्टम की क्या ज़रूरत है वहाँ पे, ओके। Therefore, the system has to be so designed as to meet the specific needs of the enterprise। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज है, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या नीड्स हैं, स्पेसिफिक नीड्स हैं, उसको अचीव करने में या फिर उसको उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में हेल्पफुल होना चाहिए। तो वो जो कॉस्टिंग सिस्टम है कुछ इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि आसानी से जो भी उनकी नीड्स है वो फुलफ़िल हो सके, ठीक है, बिज़नेस की। अब हम यहाँ पे उस कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखेंगे जिन स्पेसिफिक नीड्स की बात की जा रही है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम जनरल तरीके से देखें, कंसीडर करते हैं इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम को, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं आप। सो जनरल कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलिंग द सिस्टम। जो भी इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट सिस्टम है उसको जब कभी भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट्स को ध्यान देंगे कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप उस कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है बच्चा। क्या आप उसको जैसे मटेरियल मैनेजमेंट है, आप उसके लिए उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, है ना, या फिर जो लेबर मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं, देन आप उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। फिर है एरियाज़ ऑफ ऑपरेशंस की बात करें। अब एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन का बात है कि किन जो कार्य क्षेत्र हैं उनका, जो जहाँ पर ये कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ होने वाला है, ठीक है, क्या है, किस तरह का कार्य किया जा रहा है, क्या प्रोडक्शन का काम है, प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज देने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर किस तरह का कोई कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिज़नेस। हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो बिज़नेस है वो उसका जो संगठन है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके भी इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम को कंसीडर किया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लाइक अगर एक लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एक लंबे टाइम के लिए काफ़ी टाइम वहाँ पर यूज़ होने वाला है, तो वो जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो एक लार्ज स्केल टाइप के प्रोडक्शन या बिज़नेस के लिए होना चाहिए। एक स्मॉल टाइप के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है तो वहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें बदलाव किया जा सके, ऐसा भी कॉस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका कंसेप्शन एंड रिसेप्शन ऑफ द आइडिया। अब आइडिया की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, रिसेप्शंस हैं जिनको ध्यान में रख के और उन आइडियाज़ को ध्यान में रख करके ही आपको कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो इस तरीके से जनरली इसको कंसीडर किया जाता है। इसमें आगे और भी पॉइंट्स हैं तो उनको भी डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। जनरल कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम में हम 5th पॉइंट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड जो प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके कॉस्टिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसको भी यहीं पर कंसीडर किया जाएगा जनरली, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट एंड फेयर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर अगर कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है दैट मीन्स कि वो एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट बुक्स। अब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने, कॉस्ट बुक्स भी मेंटेन करने। जाहिर सी बात है अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेन हो रहे हैं, कॉस्ट बुक्स को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में आप रखते हैं तभी आपका एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम जो वो इंस्टॉल कर पाने में हेल्प हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए कंट्रोल सिस्टम फॉर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनके लिए जो कंट्रोल सिस्टम है, कॉस्टिंग सिस्टम है वो किस तरह से इंस्टॉल होगा, इसको ध्यान में रख करके उसको इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो यहाँ पे किस टाइप का, किस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को आप यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स की कॉस्टिंग होती है। तो हर टाइप के प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या करने होते हैं, कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि जो भी अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो अकाउंटेबल होंगे या कि नहीं होंगे अपने काम के लिए, उस चीज़ को ध्यान में रख करके कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए ताकि आसानी से सभी रिकॉर्ड्स को वहाँ पर मेनटेन किया जा सके। ओके, फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पर
देखते हैं बी पॉइंट में, जो कि है स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, तो वो है साइज़ एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशल रोल प्ले करेगा। सबसे पहले क्या कि बिज़नेस किस टाइप का है, क्या उसका साइज़ है, नेचर कैसा है उसका, है ना। लाइक अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस टाइप का आप कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका काम प्रोडक्शन करने का है तो उस पर भी डिपेंड करता है। साइज़, दैट मीन्स कि लार्ज स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं आप या स्मॉल स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी यहाँ पर। तो इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम के टाइम इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स, आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं या किस तरह की सर्विसेज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें। फंक्शनल स्टडीज़ की बात करें यहाँ पर, तो जो भी काम हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके स्टडीज़ आसानी से कर पाए, वो कॉस्टिंग सिस्टम इजीली उसमें चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सके, तो वो ऐसा इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है बच्चा, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल्स फॉर स्मूथ वर्किंग। अब जो भी आपने कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होंगे यहाँ पर अप्लाई, ताकि वो आसानी से और स्मूथली वर्क करे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है द सिस्टम शुड बी ईजी टू ऑपरेट। तो हम सबको पता है, कोई भी जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, ताकि आसानी से आप उसका इस्तेमाल कर सकें। पता चले आपने एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करनी बट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ही मतलब है। ठीक वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्टिंग सिस्टम को इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ऐसे कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है जिसको आसानी से ऑपरेट किया जा सके। तो कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए जिसको आसानी से ऑपरेट किया जा सके, और ऐसे ही कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, द सिस्टम शुड बी फ्लैक्सीबल। हाँ, जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए, मीन्स ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस लाए जा सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है द एग्जिस्टिंग पैटर्न शुड बी disturbed only as little as may be considered desirable। देखिए, जो भी एग्जिस्टिंग पैटर्न है उस कॉस्टिंग सिस्टम के जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, लाइक होता नहीं डिज़ायरेबल, जो उसमें कंसीडर करना चाहते हैं चीज़ों को और इंक्लूड करना चाहते हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो किए जा सके। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है द डिज़ायर चेंजेस बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली एंड नॉट इन हेस्ट। हाँ, जो यहाँ पर आपके जो इम्पॉर्टेंट वो जो डिज़ायरेबल चेंजेस होंगे, वो जब भी आप इंट्रोड्यूस करें तो वो ग्रेजुअली हों, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में या जल्दी में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको चेक करना है क्या वो कॉस्टिंग सिस्टम, उस पर हम ये डिज़ायरेबल जो चेंजेस करना चाहते हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो सकता है या नहीं। उसके बाद ही उस कॉस्टिंग सिस्टम को हम चेक करेंगे। जैसे कि एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस में क्या होता है, आप कुछ सेटिंग्स को ऑन करते हैं, कुछ ऑफ़ करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा ही आपका कॉस्टिंग सिस्टम्स भी होना चाहिए कि आपको जो ज़रूरत लगे आप वो चीज़ें उसमें कर सकें। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट है आपका यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बी created by the cost accountant in the minds of management and एग्जीक्यूटिव्स रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम। जो भी कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, सबसे पहले ये किसकी ड्यूटी बनती है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे कि कॉन्फिडेंस को क्रिएट करे, किसके माइंड्स में, जो भी मैनेजमेंट्स का माइंड से, एग्जीक्यूटिव्स का माइंड से, है ना, उसको उसकी यूटिलिटी के बारे में बताए, उस कॉस्टिंग सिस्टम की यूटिलिटी के बारे में बताए कि ये ऐसा है, उनके दिमाग को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो उस ये ड्यूटी किसकी है, कॉस्ट अकाउंटेंट की है कि इन चीज़ों को क्रिएट करे। ठीक है, अभी और भी पॉइंट्स हैं तो उनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम, लाइन ऑफ एक्शन। जो भी कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है उसके लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन से इंपॉर्टेंट होंगे, दैट मीन्स कि ऐसी कौन सी कार्य रेखाएं होंगी जिनको ध्यान में आपको रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ कॉस्टिंग एंड द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहले जो कॉस्टिंग है वो किस टाइप की होनी चाहिए उसको निर्धारित करना, और साथ ही साथ उसके मेथड को भी डिफाइन करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है, ये सबसे पहले काम होना चाहिए। फिर है टू प्रिपेयर फॉर्म्स, कार्ड्स, रिपोर्ट, प्रोफार्मास, बुक्स एक्सेट्रा। अब जो भी आप
कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए कुछ कार्ड्स, कुछ रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, है ना, कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोफार्मा बनता है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, तो उस तरीके से उसको प्रिपेयर करना। साथ ही साथ क्या वो आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी रखना चाहते हो, क्या साथ में रखना चाहते हैं या अलग अलग रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू डिसाइड इशूज़ रिगार्डिंग मटेरियल्स कॉस्ट कंट्रोल। अब मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग क्या इशूज़ हैं, उनके लिए क्या डिसाइड करेंगे आप, लाइक अगर मटेरियल को इशू करते टाइम क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, साथ ही साथ मटेरियल का जो परचेजिंग प्राइस है वो कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, फिर टू डिसाइड मैटर्स रिगार्डिंग लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर मैटर्स के लिए चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। ओके, फिर टू सजेस्ट अ सुटेबल सिस्टम फॉर द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में कई टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं ना, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ऑफिस ओवरहेड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं, तो उनको डिफरेंट उनका कलेक्शन करना, उनको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई करना, फिर उनका एनालिसिस करना। तो कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप आसानी से इन चीज़ों को क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें, तो ये सूटेबल होना चाहिए बिजनेस के अकॉर्डिंग और इन ओवरहेड्स के अकॉर्डिंग, ताकि आप उनको आसानी से क्लासीफाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू डिसाइड द मेथड ऑफ एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कई सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बना रही है, फ्रिज बना रही है, मोबाइल बना रही है, कंप्यूटर्स बना रही है। अब कंप्यूटर डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो अलग है, टीवी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मोबाइल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, फ्रिज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। तो डिपार्टमेंट वाइज सभी जो एक्सपेंसेस हैं उनको क्या करना, उन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग एलोकेट करना, सही जगह पर उसका अपोर्चमेंट करना, है ना। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम भी कॉस्टिंग सिस्टम में होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रख करके ही इंस्टॉल करना है। फिर है टू डिसाइड नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख करके ही इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम यहाँ पर अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर है टू मेंटेन बुक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री प्रिंसिपल आपको पता ही है कि आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो आस्पेक्ट से फ़र्क पड़ता ही है, मीन्स दो जगह पर उसकी एंट्री होती ही होती है। तो इसको ध्यान में रख करके कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, इसी के आधार पर उसको बनाना चाहिए। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इंस्टॉलेशन फॉर कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है और किन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है उसको इंस्टॉल करते टाइम। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।